चलो देखो, लास्ट में हमने जो बातें की थी लगभग आपके 14 फरवरी तक की हमारी चर्चा हो गई थी। और यही याद है कि 14 फरवरी, तो चलो 14 और 7 21 कर दो थे। हाँ, पिछले लगभग 17 या 16 फरवरी तक की हमारी बातें हो गई थी, है ना। हाँ, आज हमें 17 फरवरी के बाद में जो भी आपके वर्ल्ड में या भारत में जो भी घटनाक्रम हुए उन पे हमें डिस्कस करना है कि भारत में क्या क्या विशेष घटनाक्रम हुए और इंडिया में क्या क्या और वर्ल्ड में क्या क्या विशेष घटनाक्रम रहे हैं। तो देखो, भारत की बात करें तो भारत में एक तो अभी हाल ही में युद्धाभ्यास है जो चर्चा में है, वायु शक्ति। वायु शक्ति 2024, यानी युद्धाभ्यास का नाम तो क्या है, एक्सरसाइज का नाम तो क्या है, वायु शक्ति। और वह कब है, 2000। अब ये एक तो होगी भारत की सेना, और भारत की सेना के साथ में कोई और है या केवल भारत की सेना है। तो देखो, ये जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है ये भारतीय वायु सेना के द्वारा ही किया जाएगा, यानी इसमें केवल भारतीय वायु सेना ही होगी। और ये जो युद्धाभ्यास है वायु शक्ति कितने साल के अंतराल से होता है, तो 3 साल के गैप से ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, इस बार ये युद्धाभ्यास होगा वो राजस्थान में, कहां होगा, जैसलमेर में। और 17 फरवरी से ये आयोजित हो रहा है। तो इतना ध्यान रखना है कि वायु शक्ति क्या है, तो वायु शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भारत की वायु सेना की एक्सरसाइज है। इसका मतलब इनके साथ में और कोई भी देश नहीं है, केवल भारतीय एयरफोर्स है। और कब से चल रहा है ये, 17 फरवरी से। स्थान ध्यान में रखना है, तो क्या क्या ध्यान में रखना, वायु शक्ति, भारतीय वायुसेना, 3 साल के गैप से, और जैसलमेर में। जैसलमेर तो आपके नहीं आएगा, आप राजस्थान ध्यान में रख लेना, है ना, आपके इंडिया के दृष्टिकोण से राजस्थान ध्यान में रख, राजस्थान में हुआ। फिर अगला नाम एक और लिखा हुआ है, और वो नाम क्या लिखा हुआ है, देखो अगला है जापान का कोई एक महोत्सव है, उसका नाम लिखा हुआ है। अब उस महोत्सव का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आया। महोत्सव का नाम है सोमिन साई। महोत्सव का क्या नाम है, सोमिन साई। तो सोमिन साई क्या है, सीधा प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा सोमिन साई क्या है। तो सोमिन साई जापान का 1000 वर्ष पुराना महोत्सव है। ठीक है ना, सोमिन साई क्या है, तो जापान का 1000 वर्ष पुराना एक महोत्सव है, उसका नाम है सोमिन साई। अब जापान की बात करें तो 3 4 चीजें आपको जापान में भी ध्यान में रखनी है। जैसे क्या क्या चीजें 3 4 है आपके जापान की, तो देखो सबसे पहले अगर जापान की बात करें तो एक तो बात आ जाएगी आपके कि पिछला जो ओलंपिक हुआ था ना, वो था 32वां। कौन सा था, 32वां। तो एक तो 32वां ओलंपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक तो 32वां ओलंपिक। और पिछला जो पैरा ओलंपिक था वो था 16वां। तो 32वां ओलंपिक, 16वां पैरा ओलंपिक होने थे 2020 में, किंतु हुए कब थे, 2021 में, क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से इसको बढ़ाया गया था। तो जापान के कौन से शहर में हुए थे, टोक्यो में। बस ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि पिछले वर्ष या पिछला जो संस्करण है, पिछला जो इवेंट है ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का, ये दोनों के दोनों कहां हुए थे, तो जापान के टोक्यो शहर में हुए थे। एक तो ये बात ध्यान में रखनी। एक मैंने शायद आपको जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बताया था, फुकुशिमा दाइची। क्या नाम था, फुकुशिमा दाइची। ये फुकुशिमा दाइची जो है वो जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। और ये जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी परमाणु ऊर्जा में जो जल यूज लिया, उस जल को ये कौन से महासागर में छोड़ रहा था, तो पैसिफिक, प्रशांत ओशन। तो पैसिफिक महासागर में ये उस जल को छोड़ रहा था। इस वजह से चीन ने ऐतराज किया था कि आपने जो जल यूज किया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, उस जल को जैसे आप प्रशांत महासागर में छोड़ोगे तो वहां जो मछलियां हैं वो मछलियां उस जल के संपर्क में आएगी, क्योंकि उस जल में आपके इसकी मात्रा ज्यादा होगी, रेडियो एक्टिव तत्व है ना, उसकी मात्रा होगी। तो इस वजह से मछलियां संपर्क में आएगी, मछलियां रेडियो एक्टिव तत्वों से बीमार हो जाएगी। मछलियां चीन खरीदता है जापान से, बोले हम संपर्क में आएंगे तो मर जाएंगे, रोग हो जाएगा, तो इस वजह से हम आपकी मछलियों को नहीं खरीदेंगे। तो चीन ने इस चीज का ऐतराज किया था कि फुकुशिमा दाइची जो जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इन्होंने अपना जल प्रशांत महासागर में छोड़ रहे हैं। और हालांकि जापान एकदम परिशुद्ध करके उसको एकदम रेडियो एक्टिव तत्व जो है उसको निष्क्रिय करके छोड़ रहा है, क्योंकि वहां पर उनके कई टैंक भरे हुए हैं पानी के। तो अब उन भरे हुए टैंकों को वो प्रशांत महासागर में खाली कर रहा है। वो टैंक इसीलिए भरे थे, उन्होंने उसे रेडियो एक्टिव जो तत्व जो मौजूद है कि इसमें इनको निष्क्रिय किया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखने, तीनों चारों बातें हैं। फिर और अगर बात करें तो एक नाम लिखा हुआ है आपके घनश्याम दास बिड़ला नाम है, ये धनश्याम नहीं है ना, घनश्याम दास बिड़ला। ये नाम क्या है, घनश्याम है ये, घनश्याम। कि घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार, ठीक है, 2023।
अब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक फाउंडेशन है, के बिड़ला फाउंडेशन। ये घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार किसे पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर आदित्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ ले कि हाल ही में आदित्य सेन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया है उनको घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध अवार्ड दिया है। ठीक है, और ये 2023 का है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अब आपको जो बुक मिली है उसमें आप पुरस्कार जब पढ़ोगे तो एक साहित्य पुरस्कार आएंगे हमारे। आप अभी बुक निकालो, उसमें बुक में देखो शायद 10 नंबर पेज पे है। कोई बात नहीं, नहीं लेके जो लेके आए वो देख लो। 10-11 नंबर पेज पे आपको साहित्य पुरस्कार मिलेंगे। आगे चल जाओ, साहित्य पुरस्कार देखो, इस तरफ देखो कितने नंबर पेज है ये? 12 नंबर पेज पे ना। एक बार मुझे दो, 12 नंबर पेज जब खोलोगे तो इसमें दे रखा है साहित्य पुरस्कार। इधर लिखा हुआ है साहित्य पुरस्कार, लिटरेचर अवार्ड। तो लिटरेचर अवार्ड बात करें तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि भारत के साहित्य पुरस्कार है ना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। लिखा हुआ है ना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब ये 3 पुरस्कार कौन कौन से है? तो एक तो सरस्वती, एक व्यास और एक बिहारी। 3 पुरस्कार है। एक तो है सरस्वती, एक है व्यास और एक है बिहारी। ये 3 पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि सरस्वती पुरस्कार की 15 लाख है, व्यास पुरस्कार की 4 लाख है और बिहारी पुरस्कार की 2.5 लाख है। ये 91 से 1991 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस बार सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया, व्यास पुरस्कार किसे दिया गया और बिहारी पुरस्कार किसे दिया, ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें देखो लिखा हुआ है कि के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार 91 से दिए जा रहे हैं। सरस्वती पुरस्कार का 32वां इवेंट, 32वें इवेंट का मतलब है अब तक 32 बार सरस्वती पुरस्कार दिया जा चुका। ठीक है, 2022 तक। और किसे दिया गया था? तो लेखक जो थी वो थे शिव शंकरी, उनको 15 लाख रुपए दिए गए थे और उनकी रचना थी सूर्यवंशम। और व्यास पुरस्कार 32 तो दे दिए गए और 33वां 33 जो आपके व्यास पुरस्कार है उनका अनाउंसमेंट हो गया है। किसे मिलेगा? तो पुष्पा भारती को मिलेगा, 4 लाख रुपए राशि मिलेगी। और पुष्पा भारती की जो रचना है वो रचना कौन सी है? यादें यादें और यादें। बहुत ज्यादा याद आ रही है, हाँ है ना। हाँ, तो वो इसकी रचना है। हाँ, पुष्पा की याद आ रही है कि फोड़ो ही पड़सी तो पुष्पा की याद में की कौन पड़ो? पुष्पा ने तेरी याद है काम चाल सी तो है। हाँ, अपन तो घनी याद आवे लेकिन पुष्पा को भी याद आनी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ तो पुष्पा को याद आएगी तो है काम दिलाना पड़ सके। तो याद तो जल्दी दिला जो याद आग लगी उसी, है ना। हाँ, न तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बिहारी देखो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है इनमें के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। बिहारी भी अब तक 32 बार दिए गए। सिर्फ एक ही है व्यास पुरस्कार जो 33 बार है, ये याद ज्यादा आ रहा था पहले दे दिया, है ना। हाँ, तो ये राजस्थान के उदयपुर के एक लेखक थे, नाम था माधव हाड़ा, उनको दिया गया था। उनकी रचना थी पंचरंग चोला पहर सखीरे, ठीक है ना, उस रचना को दिया गया था। तो ये 3 पुरस्कार है। सरस्वती के लिए सरस्वती पुरस्कार दिया गया, सूर्यवंशम की रचना जो है सूर्यवंशम को दिया गया। व्यास पुरस्कार में 2 बात आपको याद रखने थे कि लगभग 33वां अनाउंसमेंट हो गया। पुष्पा भारती यादें और यादें रचना के लिए इनको दिया गया है। और बिहारी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो ये माधव हाड़ा को दिया गया था, उदयपुर के थे। और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। तो ये तीनों पुरस्कार भी किससे फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार तो ये देखा है घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार, और 3 पुरस्कार आपने ये देखे। ठीक है, ये किसको मिला है? तो ये प्रोफेसर आदित्य सेन को मिला है। फिर अगर बात करें तो अगला आपके हैं एक, धीरे पढ़ाऊं? ठीक ठीक। देखो अगला नाम क्या है? लिग्नोसेट। ये प्रोब है, प्रोब है ना, लिग्नोसेट प्रोब, प्रोब है। हाँ, प्रोब, प्रोब बकरी वाला। हाँ, देख दिया। अब सुनो, लिग्नोसेट प्रोब क्या है? तो ये एक मैग्नोलिया एक लकड़ी है, उस लकड़ी से बना एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। मैग्नोलिया लकड़ी से बना क्या है? एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। अब ये उपग्रह किसने तैयार किया है? तो या तो बोल दे जापान ने, या जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वैसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा।
तो लिग्नोसेट प्रोब मैग्नोलिया लकड़ी से बना है और ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनको डेवलप किया है और ये दुनिया का लकड़ी से बना फर्स्ट उपग्रह है। और इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, लॉन्च कौन करेगी, तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। कौन लॉन्च करेगी, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा लॉन्च करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि लिग्नोसेट क्या है, तो लिग्नोसेट प्रोब एक लकड़ी से बना उपग्रह है और ये उपग्रह किसने डेवलप किया है, किसने इसको तैयार किया है, तो जापान या जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने तैयार किया है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि इसको जब आप अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करोगे तो प्रक्षेपित कौन करेगा, इसको छोड़ेगा कौन, लॉन्च कौन करेगा, नासा। नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। और ये दुनिया का लकड़ी से बना पहला उपग्रह है। यहां पर जो लकड़ी यूज की गई है वो कौन सी है, मैग्नोलिया। तो ये थोड़ी सी आपको 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहां जो लकड़ी यूज होगी इस प्रकार से होगी कि अंतरिक्ष में ये जले नहीं, ठीक है ना। हाँ फिर है आपके लोकतांत्रिक सूचकांक जारी किए गए, है ना। हाँ, ये नारी नहीं, ये जारी है। हाँ, इस प्रिंटिंग है, टाइपराइटर सिक्का कई मेल दाई। हाँ, नयो नयो है, पहला है। देखो ये डेमोक्रेसी जो इंडेक्स जारी हुई है, डेमोक्रेटिव, ये इंडेक्स आपके कब की जारी हुई है, 2023 की। लोकतंत्र सूचकांक का मतलब है कि सबसे अच्छा लोकतंत्र किसका है, भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी इतने और कहीं भी मतदाता किसी भी देश में नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत है। और अभी जो लोकतंत्र सूचकांक जारी हुए हैं, ये सूचकांक ये है कि सबसे अच्छी जो सरकार है वो किस प्रकार की रहेगी। सबसे अच्छे लोकतंत्र में यह है कि वहां किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो। तो ये एक इंडेक्स जारी होती है प्रत्येक साल, ठीक है। इस बार जो लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स जारी हुआ है 2023 का, उसमें सबसे अच्छा लोकतंत्र किस देश का बताया है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व के सबसे ईमानदार देशों में आता है। और न्यूजीलैंड कहां पर है, आप जब विश्व का मैप देखते हो, जैसे मान लो ये विश्व का मैप है, तो इस विश्व के मैप में आप देखोगे तो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, देश है ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया देश के पास में यहां पर एक देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। इसी न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कौन सी गटन, वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन जो है वो विश्व की सबसे साउथ में स्थित राजधानी है, यानी किसी भी देश की इससे नीचे और राजधानी नहीं है। यानी बाकी जब भी जो भी देश है वो इस वेलिंगटन से ऊपर है। बाकी जो भी देशों की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो इस वेलिंगटन से ऊपर है। तो विश्व की सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन किस देश की राजधानी है, न्यूजीलैंड की है। तो न्यूजीलैंड विश्व का दूसरा सबसे अच्छे लोकतंत्र वाला देश है। तीसरा है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोपीय कंट्री है। जब आप यहां देखते हो तो यहां पर आइसलैंड वगैरह आपको दिखते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है। नार्वे भी यूरोपियन कंट्री है, ये भी यहां है, नार्वे है ना। तो नार्वे, आइसलैंड ये यूरोपियन कंट्री है। न्यूजीलैंड ये ओसेनिया महाद्वीप है, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं ओसेनिया, पूरे क्षेत्र को। और देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। हाँ, बेरो को नहीं, पत्तों को नहीं। भारत का कौन सा स्थान है, 41। भारत 41वें स्थान पर है। पिछली बार हमारा जो स्थान था वो कौन सा था, इसका मतलब हमारे लोकतंत्र में हमारी जो रैंक है वो सुधरी है, ठीक है। टोटल कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, 167। सबसे खराब लोकतंत्र अफगानिस्तान का है। हाँ, लोकतंत्र तो ऊपर है ही है, ये बता नहीं पाकिस्तान को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी इस बार लोकतंत्र सूचकांक आई है। अब ये है कि इस लोकतंत्र सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको जारी करती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इस लोकतंत्र सूचकांक को प्रत्येक साल कौन जारी करता है। इस बार हमारी पोजीशन कौन थी, आपको ध्यान में क्या रखना है,
फर्स्ट पे कौन, हमारी पोजीशन क्या, लास्ट वाला तो पूछने के चांस ही बहुत कम है। और आपको तो केवल हमारी पोजीशन पूछते हैं कि भाई जी आप किस स्थान पर आ, तो आप 41, ठीक है ना। हाँ, पहले आप 46। हाँ ठीक है, ओके। अब आगे चलो, ये नारी नहीं है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सुधार लेना, ये जारी है। हाँ हाँ, ये है, नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है? ऑपरेशन गंगा, डायरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। डायरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है, डायरी है ये। हाँ, और टाइपराइटर हमारा बोलो ज्यादा पहला आना है। हाँ ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा धीरे धीरे दुजान में आ जी हो। हाँ, पहला नहीं जानोगे। हाँ, तो ऑपरेशन गंगा क्या है? एक पुस्तक है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो तरुण पिथोड़े, ठीक है ना। हाँ, तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो प्रश्न आपको ये पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन गंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तरुण पिथोड़े। इस बुक में आपको जो बुक दे रखी है ना, उसमें एक जगह कहीं पर लिखे हुए हैं ऑपरेशन विविध नाम का जो टॉपिक है ना, उसमें आपको मिलेगा। आप उसको खोलो, देखो देखो, जो बुक आपको दी है, घर जाके पढ़ा है कि ये सजाई हो घर ले जाके इन्हें पढ़ा है, तो पता चल जाएगा, तुरंत पेज नंबर पे निकाल दोगी। मेरे हिसाब से तो आपने खोला ही नहीं है। नहीं खोली ना। खोलने का मतलब पढ़ना होता है, यहाँ कोनी के एक बार अगरबत्ती गिरे करो हाथ में, दिन का दोनों टाइमिंग है। आपको मिली नहीं क्या बुक? जीडी में हो गया आप? अच्छा, आनंद दिरा थे तो इंग्लिश मीडियम का टाबर हो, आप तो घर का ही टाबर। हाँ, देखो ये ऑपरेशन नाम का टॉपिक है, पेज नंबर 59 पे मिल गया क्या? 59। मैं को थे इंडेक्स ही कौन देखी, पढ़ा तो थे किया। इसमें देखो एक जगह नाम लिखा है ऑपरेशन गंगा, लिखा हुआ है ना। तो एक तो ऑपरेशन गंगा क्या थी? किताब। एक तो ऑपरेशन गंगा क्या है? किसकी किताब है? तरुण पिथोड़े की। तरुण पिथोड़े की किताब है, वो है ऑपरेशन गंगा। और एक आपके ऑपरेशन गंगा और है, वो ऑपरेशन गंगा यानी मिशन गंगा क्या है? कि यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, उनको यूक्रेन से निकालने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन। यूक्रेन में क्यों फंसे थे? यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे। रूस यूक्रेन विवाद हो रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है, इस वजह से हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उसका नाम ऑपरेशन है गंगा। ये ध्यान में रखना है। अब देखो, एक है ऑपरेशन सजग। सजग क्या है सुनो, कि पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित सुरक्षा अभ्यास। पश्चिमी तट कौन सा है भारत का? दो, जैसे आप भारत का मैप देखोगे, जब आप भारत का मैप देखोगे, तो जैसे ये भारत है, ये तो हो गया पूर्वी तट, ये हो गया। तो इस तट पर जो भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नेवी द्वारा जो अभियान चला रखा है, उसका नाम क्या है? कि कोई यहां से घुसपैठ नहीं हो जाए भारत में, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सजग, जागते रहो। ये रात को पहरेदार नहीं है, तो वो जागते रहो जो है ना, वो यहाँ है, ऑपरेशन सजग। एक है ऑपरेशन अजय। तो अजय इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए था। आपने ऑपरेशन गंगा देख ही लिया। ऑपरेशन कावेरी, सूडान जो ना, सूडान, सूडान में कुछ समय पहले आपके जो भूकंप आया था, उस समय भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान जो जगह है ना, अफगानिस्तान, वहां पर किसने आक्रमण किया था? तालिबानियों ने। तो उस समय जो भारतीय लोग वहां फंसे हुए थे, जो सिख लोग वहां फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो तुर्की नामक जगह, एक तुर्की, तुर्की में भूकंप आया था, इस वजह से वहां हमारी जो एक टीम है एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ ने जो अभियान चलाया, राहत अभियान, ठीक है ना, उनको राहत मिले, तो राहत के लिए जो अभियान चलाया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। ये कहां चलाया था? तुर्की में। एक है ऑपरेशन करुणा। करुणा क्या था? एक भारत में एक तूफान आया था, मोका या मोचा। तो इस मोखा या मोचा तूफान जो है, इसमें म्यांमार में सहायता के लिए भारत ने जो अभियान चलाया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा।
हो गया। एक है वंदे भारत मिशन। अब वंदे भारत मिशन क्या था कि कोविड-19 जो था उसमें हमारे जो पड़ोसी देश है उनको सहायता करने के लिए हमने जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन, या कहें कि मिशन वंदे भारत। तो ध्यान रखना, कोविड-19 ग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को वापस लाने के लिए और अपने आसपास के पड़ोसियों को किट उपलब्ध करवाने के लिए। जैसे हमने पापुआ न्यू गिनी को किट उपलब्ध करवाई थी, वहां पर हमें वैक्सीन उपलब्ध करवाई थी, इसलिए कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे पापुआ न्यू गिनी, तो वहां के राष्ट्रपति ने मोदी के पैर छुए थे। और वहां रूल है कि दिन में अगर कोई जाता है तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, नाइट में आपको कोई भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं है। ये नाइट में गए थे क्योंकि पहले G7 में इन्होंने भाग लेना था जापान में। जापान में इस बार G7 हुआ था। G7 का कौन सा सम्मेलन हुआ था? कौन सा इवेंट था G7 का? G7 का कौन सा इवेंट था? 49, 49वां 49वां सम्मेलन हुआ था इस बार G7 का जापान में। और जापान में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी गए थे। बाद में वहीं पर जापान में एक और सम्मेलन हुआ था, क्वाड। कौन सा हुआ था? क्वाड। ये क्वाड 4 देशों का समूह है। इस बार क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। ठीक है। तो ये जो क्वाड है, इस क्वाड में G7 में मोदी भाग लेने गए हुए थे तो लेट हो गए थे, तो वो है, इसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ये 4 देश है। तो यहां से फिर गए तो लेट हो गए, तो वहां उन्होंने नाइट में गाइड ऑफ ऑनर दिया था, तो इसलिए पापुआ न्यू गिनी वगैरह ये चर्चा में थे। और चर्चा में कारण क्या था? यही वंदे भारत मिशन वगैरह के थ्रू आपने दूसरे देशों में सहायता की और दूसरे देशों में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको आप लेके आए थे। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन है, आप ध्यान में रखना। ऑपरेशन भी ध्यान में रखना है और ये ऑपरेशन गंगा किताब भी ध्यान में रखनी। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर आगे देखो, अगली बात है कि मिलन। अब देखो, मिलन भी क्या है? एक युद्धाभ्यास है। मिलन भी क्या है? एक युद्धाभ्यास भी है। कि इसका इस बार मिलन का 12वां संस्करण हुआ है। और ये मिलन का जो ये जो युद्धाभ्यास है, ये किसका है? नेवी का है। मिलन किसका है? नेवी का है, भारतीय नौसेना का है। और ये विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है, मिलन 2024। ठीक है। इसका 12वां इवेंट है, 12वां संस्करण हो रहा है, 2024 में हो रहा है। कहां हो रहा है? विशाखापट्टनम के उस तट पर। और ये किस सेना का है? भारतीय नौसेना का, या भारतीय नेवी का है। ठीक है। और भारतीय नेवी अकेले नहीं है, और भी देशों की नेवी है, तो बहुपक्षीय, ठीक है ना, भारतीय नेवी के साथ में और भी देश है। तो ये नेवी है और भारतीय नेवी के द्वारा आयोजित है, और भी देश इसमें शामिल है। तो ये तो बात हो गया मिलन। एक नाम और है, देखो, साडातन सिख। हाँ, साडातन सिख। साडा पंजाब सुना होगा, अब साडातन सिख सुनोगे आप। तो के डपतों को नहीं के सुनी है, तो अलग स्कूल में गए। जदी तेरे 3 साल अंग्रेजी रही। साडातन सिख। साडातन सिख भारत का सऊदी अरब के साथ युद्धाभ्यास है। इसका है भारत का सऊदी अरब के साथ एक युद्धाभ्यास है। और ये युद्धाभ्यास भारत का पहली बार ही हो रहा है सऊदी अरब के साथ। इससे पहले नहीं हुआ है, पहली बार ही हो रहा है। और ये कहां हो रहा है? तो ये बीकानेर के महाजन फायरफील्ड रेंज में। ये आपको ध्यान रखना है। तो साडातन सिख भारत और सऊदी अरब के बीच में पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट युद्धाभ्यास है। ये लिख दो आप, साडातन सिख भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाली पहली एक्सरसाइज है या पहला युद्धाभ्यास है। और ये कहां हो रहा है? बीकानेर में। ठीक है, लिख दो इसको। एक और लिखवा देता हूं आपको, ये लिखो। ये लिख दिया क्या? इसके अलावा एक और है, देखो, डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत और यूएई के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों देशों के बीच में होने वाला ये युद्धाभ्यास है। ये भी कहां होगा? साडातन सिख और ये डेजर्ट साइक्लोन, दोनों ही युद्धाभ्यास पहली बार हुए हैं। और दोनों ही युद्धाभ्यास कहां हुए हैं? बीकानेर में। ठीक है। अंग्रेज कौन कौन है? हिंदी वाली तो आजी यार हो ना आप। और कौन थे आप में?
5 हो गए, 5 दे दी ना, देखो 2 रखे पीछे है ना, पीछे दे रहे हैं तो पीछे दे दो, फिर रह जाए तो बता देना। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान में रखना, साड़ा तंसिक और डेजर्ट साइक्लोन, दोनों के दोनों बीकानेर में है, और पहली बार है दोनों युद्धाभ्यास, ठीक है ना, दोनों एक्सरसाइज फर्स्ट बार होगी। मिलन हो गया। अच्छा, एक एक बात और लिखता हूं, एक नाम आता है लावणी, ये क्या है? लावणी एक गीत है? लावणी राजस्थान का एक लोक गीत है, और ये गीत कब गाया जाता है? लावणी करते हैं तब, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाने के लिए जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा है? लावणी गीत है। हाँ, वो गाना नहीं सुना कि आपा डॉलर में झूला ला, आपा चक्री में झूला ला, तो वैसा ही है ये में कि आपा खेता में चाला ला। हाँ हाँ, वह तो, लेकिन हमारे राजस्थान में गीत है, गीत सॉन्ग है, डांस नहीं है। अब सुनो, सुनो सुनो सुनो, अब देखो, अब अगला है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास, ठीक है, इसका अभी 62वां इवेंट हुआ है, 62 इवेंट 2023 में हुआ है, 2024 में, सॉरी 2024 में इसका 62वां सेशन हुआ है, 62 सेशन हुआ है इसको, और ये सेशन है ना, वो फरवरी 2024 में हुए हैं, और इसकी अध्यक्षता की थी रुचिरा कंबोज ने। अध्यक्षता किसने की है? तो किस आपके सम्मेलन की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज ने की है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का जो 62वां सेशन जो हुआ, उस सेशन का आयोजन हुआ 2024 में, और इसकी अध्यक्षता की थी रुचिरा कंबोज में। अगले वर्ष होगा 2025 में, और ये होगा 63वां, और इसका अध्यक्ष कौन सा देश होगा? पोलैंड होगा। पोलैंड का कौन सा व्यक्ति होगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, अध्यक्षता देश कौन सा करेगा? पोलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है, सामाजिक विकास आयोग जो है, उसका इस बार जो सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन हुआ 62, और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की भारत ने, और भारत से रिप्रेजेंट किसने किया इसमें? रुचिरा कंबोज ने, वो इसकी चीफ थी। ठीक है, अगले वर्ष 2025 में जो इसका सम्मेलन होगा, वो होगा 63 नंबर का, और इस सम्मेलन में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? पोलैंड। अब आपकी किताब में पुरस्कार लिखे हुए पेज नंबर 10 पे, फिल्म पुरस्कार दिखाओ, किताब निकालो, उसमें पेज नंबर 10 पे है शायद, फिल्म पुरस्कार। जिसके पास किताब है वो करेक्शन कर लेना, ये पेज नंबर 10 पे, ये लो, किसकी थी? आपकी थी। पेज नंबर 10 पे एक जगह लिखा हुआ है फिल्म पुरस्कार, सबसे ऊपर ऊपर है ओस्कर, लिखा हुआ है ना ओस्कर। ओस्कर विश्व का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है, उसका नाम है ओस्कर। उसके बाद में एक नाम आता है बाफ्टा। बाफ्टा यानी ये ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, और ये किस में दिया जाता है? फिल्म एंड टेलीविजन में। टेलीविजन का मतलब सीरियल नहीं आता क्या, मैं कब सास बनूंगी, हाँ, पवित्र रिश्ता, ये जो आते हैं ना, हाँ, तो गोपी कान्नारी जो भी आते हैं, वो होते हैं टेलीविजन। तो एक तो फिल्म के सेक्टर में, और एक टेलीविजन, इन दोनों के रूप में ये पुरस्कार दिए जाते हैं ब्रिटेन से। कहां से दिए जाते हैं? ब्रिटेन से। एक है गोल्डन ग्लोब, देखो ऑस्कर तो दिए जाते हैं यूएसए से, यूएसए में एक जगह है लॉस एंजल्स, जिसे कहते हैं हॉलीवुड सिटी, वहां से दिए जाते हैं। और बाफ्टा दिए जाते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटिश अकादमी के द्वारा फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसका नाम है बाफ्टा। ठीक है ना, बाफ्टा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है बाफ्टा 76वां, 76 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब कितने दे दिए गए? 77। कितने दे दिए गए? तो 77वां बाफ्टा में आपको 3 चीज ध्यान रखनी है कि सबसे अच्छी फिल्म कौन सी, सबसे अच्छा अभिनेता कौन, सबसे अच्छी अभिनेत्री कौन। तो ये 3 ध्यान में रखने हैं। एमा स्टोन पत्थर की है तो सुंदर तो है ही, स्टोन पत्थर को ही तो एमा स्टोन ये सबसे अच्छी अभिनेत्री है,
सबसे फूट रही अभिनेत्री यही है। और अभिनेता में कौन है? सिलियन मर्फी। मर्फी नहीं है, मर्फी। हाँ, सिलियन मर्फी ये सबसे अच्छे अभिनेता है, सबसे अच्छे है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जो मिला है वो सिलियन मर्फी को मिला है। और ओपेनहाइमर ये सबसे अच्छी फिल्म है। तो 3 ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाम क्या है? सिलियन मर्फी। और अभिनेत्री कौन सी है? तो एमा स्टोन, ठीक है ना। हाँ, तो एमा स्टोन अभिनेत्री, सिलियन मर्फी अभिनेता, और फिल्म है ओपेनहाइमर। ये तीनों उस बुक में लिख दो। 73वें की जगह 77वां लगा के लिख देना आगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो उसको लिखी हुई है पहले से, ठीक है। फिर एक हमारे राजनेता है शशि थरूर, बहुत प्यारे राजनेता हैं, हमारे भारत के ही है शशि थरूर। देखो शशि थरूर जो है ना, शशि थरूर, शशि थरूर, ये राशि नहीं है, शशि है। बताओ नहीं टाइपराइटर पे लाना है। शशि थरूर ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं और अच्छे राइटर भी हैं। महीने में इनकी एक बुक लगभग लॉन्च, साल में 2-3 बुक लॉन्च होती है इनकी, और बहुत जबरदस्त बुकें लॉन्च होती है इनकी। तो शशि थरूर जो है वो राइटर भी है और कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता भी है, अच्छे राजनेता भी है। और इनका जो संबंध है वो कांग्रेस से है, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य भी है। ना 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 गवर्नर। अब सुनो, इन्होंने, इनको अभी फ्रांस की सरकार ने पुरस्कार दिया है। फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, जो सिटीजनशिप अवार्ड है फ्रांस का, वो इनको मिला है। और वो अवार्ड कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ये नाइटिंगेल द लीजन ऑफ ऑनर। तो ऑनर किसका सबसे बड़ा पुरस्कार है? फ्रांस की सरकार का है। तो फ्रांस द्वारा इनको अपना सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मिस्र का पुरस्कार, इस पे सबसे जो बड़ा मिस्र का पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी को मिला था। मिस्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, हाँ, नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। मिस्र का कौन सा है? नाइल, लास्ट में नाम लिखा होगा नाइल, क्योंकि मिस्र किस नदी के किनारे है? नाइल, नील नदी को ही बोलते हैं। नील बोल दो या नाइल बोल दो, अंग्रेजी में नील का जो ट्रांसलेट करोगे तो नाइल दिखेगा आपको। इसमें पुरस्कार नाम का टॉपिक है, उसमें लिखे हुए हैं कि मोदी को मिले पुरस्कार। खोलो किताब। हाँ, तो गलती है, तेरे ले रहनी चाहिए तो घर बाद दूध थोड़ी दे, दूध तो तना आधा लीटर दुकान में ले जाना पड़सी है, घर भी उनके धीनो थोड़ी हुए। मिल गया कि मोदी को मिले पुरस्कार? कितने नंबर पेज पे है? मुझे दो बुक, 14 नंबर पेज पे है बुक में। हाँ, 14 नंबर टॉपिक है, मोदी को मिले पुरस्कार। तो देखो इसमें एक तो याद करना है, लोंगोहू। देखो ये है ना, बात कम करे करो, सुने ज्यादा करे करो। मन ध्यान है, तारी उपस्थिति हाजिरी है होते, लेकिन थोड़ा सुने ज्यादा करो। एक नाम है लोंगोहू। लोंगोहू, लोंगोहू कहीं भी नाम दिख जाए तो देखो उनका पूरा नाम क्या है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू। अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, पापुआ न्यू गिनी, ये किस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है? और पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी को सम्मानित किया था, ठीक है। और एक देखो इसी के नीचे जस्ट दिखा हुआ है, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो फिजी, फिजी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किस देश का है? फिजी का। तो फिजी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके आगे नाम लिखा होगा फिजी, ठीक है। और जहां पर आपको लोंगोहू लिख मिल जाए तो ये पापुआ न्यू गिनी का है, ठीक है। तीसरा लिखा पड़ा है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो नाइल किसका है? क्योंकि मिस्र नील नदी के किनारे है, तो नाइल या नील। इजिप्ट मिस्र को ही कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट कह दिया, मिस्र और लिख दो बीमा, और इजिप्ट भी लिख दो। भारत और इंडिया एक ही बात है, हाँ, तो मिस्र इजिप्ट एक ही बात है। फिर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है, रसिया का। तो एंड्रयू लिख जाए तो रसिया। फिर अगला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ प्लेस्टाइन। प्लेस्टाइन यानी फिलिस्तीन, प्लेस्टाइन यानी फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्लेस्टाइन। फिर है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साद। तो अब्दुल अजीज, अजीज होता है प्यारा, अब्दुल अजीज अल साद ये किसका है? सऊदी अरब का। और अभी सऊदी अरब के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था?
अरे साडा तंसिक, साडा यानी अपना, अजीज यानी अपना, तो अजीज, अजीज सऊदी अरब का है, साडा अपना है। हाँ, अजीज, अजीज। हाँ। अच्छा एक और देखो, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, चेन ऑफ द येलो स्टार। ये येलो स्टार है ना, ये सूरी नाम का है। कौन से देश का है? और ये पुरस्कार मिला है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है ना? सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो येलो स्टार सूरी नाम, कौन सा नाम? सूरी नाम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। फिर देखो, एक है कि SIC, यानी ये है आपके कौशल भारत केंद्र, कौशल भारत केंद्र। तो भारत का पहला कौशल भारत केंद्र है ना, वो कहां खुला है? संबलपुर, ओडिशा। ठीक है। और किसके द्वारा इसको अब स्टेबल किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। आप बताओगे कौन है धर्मेंद्र प्रधान? रुक जाओ, रुको थे, बताओ कौन है? आदमी है? बताओ। भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री है भारत के। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। और अगर बात आपको ध्यान में रखनी है उड़ीसा की, तो ये ध्यान रखनी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन, और ये नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा कार्यकाल आज तक के मुख्यमंत्रियों का अगर देखें तो वो है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। ये पवन कुमार चामलिंग जो है, वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं 25 साल तक। कितने साल तक? 25 साल तक। पे नहीं खाओ। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं 25 साल तक। और ये भारत में मुख्यमंत्रियों की अगर लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। और अगर ये जुलाई तक मुख्यमंत्री रह गए नवीन पटनायक, तो भारत में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक। तो ये आपको ध्यान में रखना है नवीन पटनायक के रूप में, कि दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है अब तक की बात करें तो। और एक मैंने शायद आपको ये नाम सबको पढ़ा दिया, PVTG, आदिम जनजाति समूह, पढ़ाया था ना, कि एक होता है ट्राइबल जनजाति, और ऐसी ट्राइबल जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है उसको बोलते हैं PVTG। क्या बोलते हैं? कि आदिम जनजाति समूह है। जनजाति तो आदिम ही है, लेकिन उनका समूह किस नाम से है? PVTG के नाम से है। और इसमें वर्तमान में भारत के कितनी जनजातियां हैं? 75 जनजातियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है? राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो PVTG समूह में शामिल है, सहरिया। ये आपके शायद पेज नंबर 57 पे है क्या किताब में? कल मैंने करवाया था ना, कल हमने चर्चा की थी ना इस पर। PVTG समूह योजना नाम का टॉपिक है, एक योजना नाम का टॉपिक है, देखो दिखा, योजना 17 नंबर पे है क्या? हाँ। और ये मिलेगी शायद आपको 22 नंबर पेज पे, 22 पे है ना? मेरे देखो पेज नंबर तक याद हो गया था, यही ध्यान को नहीं, किताब में है को नहीं, तो मतलब देख किताब पढ़ी को नहीं है। अरे यार मैं पढ़ने का तर दी, अगर दूध दिन तीन तो मैं घर आकर बेच तो सारा ने, है ना? हाँ, पिछड़ हो जाए तो मैंने कितना क्लास लेने की जरूरत को नहीं मैंने, तो आप पढ़नी है। हाँ। तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, किताब मुझे दो, उसकी पूरी बात बांच देता हूं, कि अभी PVTG समूह जो है ना, वो 1973 में बनाए गए थे। किसकी सिफारिश पर? डेबर आयोग की। किसकी सिफारिश पर? डेबर आयोग की सिफारिश पर 1973 से ये अलग से आदिम जनजाति समूह बनाए थे। और उनका नाम क्या था? PMPVTG समूह।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पीवीटीजी समूह समझ गए। और ये पीवीटीजी समूह के लिए अभी सरकार ने 15 नवंबर को एक कार्यक्रम शुरू किया था। 15 नवंबर 2023 को सरकार ने 15 नवंबर 2023 को ये जो पीवीटीजी समूह है इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया, एक आपके योजना का अनाउंसमेंट किया। उनका नाम है प्रधानमंत्री जन मन। प्रधानमंत्री जन मन जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो 15 नवंबर 2023 को की गई है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई है? तो खूंटी है, खूंटी हैंगर है, और खूंटी है झारखंड में। कौन से खंड में है? झारखंड के खूंटी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ये हमने शायद कल पढ़ा था इसको, कि ये जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है इसकी शुरुआत खूंटी झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को की। और 15 नवंबर की किसकी जयंती है? बिरसा मुंडा की जयंती है। और एक गौरैया दिवस है, चिड़िया दिवस, स्पैरो डे। कौन सा दिवस है? स्पैरो डे। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है पूरा का पूरा मैटर। ठीक है, अब देखो आगे। अभी दो राज्यों का स्थापना दिवस था, एक तो मिजोरम का, एक अरुणाचल प्रदेश का। 20 फरवरी को इनका स्थापना दिवस था। 1987 है, 11,987 नहीं है। टाइपराइटर पेलान है। हाँ, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। हाँ, तो इतो भी पेलान नहीं होनो, लेकिन उनकी ज्यादा ही पेलान है हमारे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये दोनों भारत के राज्य के रूप में स्टेबल हुए थे। और 20 फरवरी 1987 को स्टेबल हुए थे, राज्य के रूप में स्थापना हुई है इनकी। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये शायद हमने एक बार पहले भी शायद पढ़ी होगी। इसमें यह था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह आता है कि आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है, भाई जिस देश के आप हो वो देश आपको पासपोर्ट जारी करता है। और जिस देश में जाना चाह रहे हो सामने वाला देश आपको जो अनुमति पत्र जो जारी करता है उसको कहते हैं वीजा। जैसे आपके पास जो कोचिंग का कार्ड है वो आपका वीजा है, उसमें लिखा गया भाई जी 25 फरवरी 2024, उसके बाद में नॉट अलाउड लिखा हुआ है ना। हाँ, तो उसके वीजा आपका 25 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उसके बाद में कोचिंग में पकड़े गए तो फाइन लग सकता है। ऐसे ही विदेश में होता है, आप वहां पकड़े गए तो आपको फाइन हो सकता है, क्योंकि आप इलीगल रूप से आ रहे हो या रह रहे हो। समझ गए ना। तो आपका कोचिंग कार्ड एज ए वीजा, हमने परमिशन दे रही, वीजा है, रुक जा रहे, बाद में देख ले स्टेटस। बेटे के बापू डबो थे थोड़ा सा। अब है, और मैं कोई गुंदन यार, कहीं पर तीर कहीं पे निशाना है। मैं तो बात ही बैठी कर रही हूँ, तो टेंशन मत ले। तू निष्पी कर रहे तर मैं अंग्रेजी आज सीजन बात कर तो मैं तन को छेड़ू। हाँ हाँ, है ना। देखो इंडेक्स किसके लिए जारी हुई है? हेनले पासपोर्ट की। विश्व का किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है? तो सबसे ज्यादा ताकतवर है ना वो पासपोर्ट है इन 5 देशों का, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और फ्रांस। ये 5 देश है। ये पांचों देशों का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वो 194 कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है उनकी। 194 देशों में आपको सामने वाले देश से पूछने की जरूरत नहीं है कि साहब थे मैं जाऊंगी, ठीक है ना। और अगर किसी के पास भारत का है तो आप 62 कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है आपकी, बिना वीजा आप अलाउड हो 62 कंट्री में, 62 देशों में, ठीक है ना। हाँ, और हमारी रैंक कौन सी आ जाएगी? 85। फिर अभी अरे रुपया भी चाहिए चाल। हाँ, बोड़ो बोड़ो सामान चाहिए। हाँ, अब जैसे ये है कि छोरे की उम्र अगर 21 हो जाए, छोरी की 18 हो जाए तो शादी कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब अपन कोई दे। तो ये तो रूल है, ये तो मैंने सिचुएशन बताइए कि भाई जी जाना चाहो तो थाने अनुमति कौन लेनी पड़े। हाँ, ठीक है ना। यार ध्यान में नहीं। अब देखो अगला है बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है, एशियन चैंपियनशिप, ठीक है ना। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है एशियन चैंपियनशिप, ठीक है। और ये टूर्नामेंट है वो प्रत्येक साल होता है। 2024 में ये जो प्रतियोगिता हुई है वो मलेशिया में हुई है। बैडमिंटन एशियन जो आपके चैंपियनशिप है
वो 2024 में कहां हुई है, और उसमें विजेता रहा है भारत। विजेता कौन रहा है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। और भारत ने किसको हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये थाईलैंड है भाई जी, ये थाईलैंड है। हाँ, ये एशिया का, इसको स्वर्ग कहा जाता है, एशिया को एशिया का स्वर्ग कहा जाता है। विश्व का स्वर्ग शहर पूछ ले तो पेरिस। विश्व का शहर पूछ ले कि किस शहर को हेवन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, कौन सी सिटी है? पेरिस। कंट्री पूछे कि हेवन ऑफ वर्ल्ड, तो कंट्री में स्विट्जरलैंड। और अगर एशिया पूछ ले तो थाईलैंड। हाँ, राहुल गांधी जी ने बिना बिना जा रहा है। हाँ, तो देखो भारतीय जो महिला टीम इसमें विजेता रही है, महिला टीम जीती है, लुगायांग टीम जीती है। तो कौन कौन थे इसमें? पीवी सिंधु है, गायत्री गोपीचंद है, ट्रिशा जोरोली है और किशोरी अनमोल है खरब है। ये इस टीम की सदस्य रही है, भारतीय महिला टीम की। ठीक है, जो ये विजेता टीम है इसकी सदस्य हैं। फिर अभी आपको पता होगा अबू धाबी, ये सऊदी अरब में अबू धाबी। और मैंने कहा ये हमारे अजीज हैं, तो साडा तनसिक युद्धाभ्यास था। और इनका हमने अभी कुछ समय पहले अजीज अल साद, इनका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी पड़ा जो मोदी को मिला। और अभी सऊदी अरब के अबू धाबी में हम पहला हिंदू मंदिर बना के आए। ठीक है ना। और वो किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? बाप्स संस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम है बोचा सनवासी। बी का मतलब है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है ना। ये सऊदी अरब में बनाए हिंदू स्टोन टेम्पल। ठीक है, ये सऊदी अरब में बनने वाला भारत का या कहेंगे विश्व का पहला हिंदू मंदिर है जो सऊदी अरब में बना है। पूरी मोमडन कंट्री है फिर भी हिंदू मंदिर बना है। किसके द्वारा बनाया गया? तो बाप्स के द्वारा बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाप्स वाली। ठीक है, फिर एक है जल योद्धा है, ये भाई जी उदयादो है ना। हाँ, ओ है इन पुरस्कार पक्को मिल सी हमारे टाइपराइटर ने। हाँ, जल योद्धा ओ मन इतना परेशान करिए कि मैं आज की नहीं दस्यू ने। हाँ, तो जल योद्धा शहर किस शहर को कहा गया है? और नोएडा कहां का शहर है? ये सीवेज उपचार और आपके पानी के पुनः उपयोग, रिसाइकल, पुनः जो उपयोग करते हैं उसके अच्छे प्रबंधन के लिए दिया गया है कि भाई जी नाली को पानी है, इन वापस क्यों उपयोग कर सका, तो खेत में कैसे उपयोग करें। तो इसके अच्छे प्रबंधन के कारण जल योद्धा शहर का दर्जा किसे मिला है? यूपी के नोएडा शहर को मिला है। इतनी बात होगी। और भी है क्या? तो ठीक है, तो आज आपने लगभग 6-7 दिनों के आपने बातें पढ़ी है। आप साथ में इस बुक को भी पढ़ते रहना है। अरे इंग्लैंड टेस्ट 2 के मतलब अभी पूरा थोड़ी होगी, वो तो सीरीज है। तो लास्ट में जब सीरीज हारेगी जीतेगी तब लिखना है। अरे ए रिकॉर्ड को नहीं पूछा, मत टेंशन लो। टेस्ट में तो याद रखना है कि टेस्ट चैंपियनशिप तीसरी 2025 में होगी, दूसरी का विजेता ऑस्ट्रेलिया और पहली का न्यूजीलैंड। ठीक है, और टेस्ट चैंपियनशिप अभी 25 में फाइनल होगा, तो फाइनल ध्यान में रखना है। एक टेस्ट 5 दिन का होता है, एक टेस्ट में ओवर होते हैं आपके 90 एक दिन में और 1 घंटे में आपको 15 ओवर फेंकने होते हैं टेस्ट में, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगती है। तो ये कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। एसएससी इस प्रकार के फैक्ट पूछता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके।